Let's talk about the first cosmic velocity, या उसे जिसे हम ऑर्बिटल स्पीड भी कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी बॉडी को हमें स्पेस में प्रोजेक्ट करना है, तो फर्स्ट इट शुड बी टेकन टू ए हाइट वेयर नो एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट एंड देन इट इज प्रोजेक्टेड विद सम इनिशियल स्पीड। मतलब क्या कि अगर इस प्रोजेक्टाइल को तुम्हें प्रोजेक्ट करना है, तो तुम सबसे पहले इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर से एक पर्टिकुलर हाइट एच पे उठा के लेके चले गए, ठीक है। और ये तुमने किस चीज़ की मदद से किया? एक रॉकेट की मदद से किया। तुमने इसे एच हाइट उठा लिया। रेडियस ऑफ, अगर देखो तो अर्थ का जो रेडियस है, ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, और ये रेडियस मान लो ये आर हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ। तो टोटल हाइट जो हुआ इस प्रोजेक्टाइल का एट द पॉइंट ए, वो क्या हो गया? आर ई प्लस एच क्या हो गया? इट इज द टोटल हाइट ऑफ द, क्या है? टोटल हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है ये, टोटल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल या प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम, ठीक है। एम मास का कोई बॉडी है, तुमने उसे आर ई प्लस एच हाइट लेके चले गए इस पॉइंट पे। अब यहाँ से, ठीक है, तुम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्शन वेलोसिटी वीपी टेंजेंशियल डायरेक्शन में मान लो देते हो, ठीक है, वी वेलोसिटी देते हो या वीपी वेलोसिटी, कुछ भी वेलोसिटी दी है। तुम्हें पता है कि द ट्रेजेक्टरी ऑफ द पाथ, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी यू प्रोवाइडेड एट द पॉइंट ए, ठीक है। इस पॉइंट पे जो तुम वेलोसिटी दोगे इस प्रोजेक्टाइल को, उस पे इसकी ट्रेजेक्टरी निर्भर करती है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि ये प्रोजेक्टाइल सर्कुलर पाथ को फॉलो करे अराउंड द अर्थ, ठीक है, ये जो पाथ है, ये जो ट्रेजेक्टरी आप देख रहे हैं, ये क्या है? एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। और चूंकि ये रिपीट हो रही है, तो हम इसको सर्कुलर ऑर्बिट कह सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेजेक्टरी और ऑर्बिट में यही अंतर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रोटेट करे, तो आप इसको इतनी वेलोसिटी देंगे जिसकी वजह से क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट पे, अगर इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हम सोचे, इस ऑब्जेक्ट पे इस अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा टू अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस एफसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ के द्वारा जो टुवर्ड द सेंटर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, तभी ये सर्कुलर पाथ में मूव कर पा रहा होगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर सोचा जाए, व्हाइल सिटिंग इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, हम लिख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है C, एंड दिस इज इक्वल टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल Fg। एंड अब अगर देखो तो इस ऑब्जेक्ट का मास मैंने बोला है m है, और अर्थ का मास मैं मान रहा हूँ कैपिटल M इज द मास ऑफ अर्थ। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बैठ के इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लग रहा होगा, तो इस ऑब्जेक्ट के मास के बराबर इंटू इसका जो वेलोसिटी हमने दिया वीपी पे स्क्वायर, और बट्टा ये किस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, उसका रेडियस क्या है, तो आर ई प्लस एच जो है, देखो ये टोटल लेंथ हो गया एच, और रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ से देखो ये आर ई, तो आर ई प्लस एच लेंथ का ऑर्बिट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर ई plus h. This is the centrifugal force that is acting on this object, and this is counterbalanced, ठीक है, while it is rotating in a circular orbit by the gravitational pull of the earth, जो क्या है? gravitational force constant g into mass of the earth m into mass of the object m, small m, by re plus h पे होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप देखें तो आप इसको आराम से काट सकते हैं, दिस विल, और यहाँ से m कट जाएगा, तो you finally have vp is equal to what? रूट अंडर g इंटू m, ठीक है, बाई यहाँ से आर ई प्लस एच। दिस इज द वेलोसिटी विथ विच, दिस is the velocity with which if the projectile is projected from a height h, ठीक है, it will continue to rotate in a circular orbit, and this velocity is called the first cosmic velocity। क्या कहलाता है ये कहलाता है first cosmic velocity, ठीक है, first cosmic वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है, ये फिलहाल मैंने अर्थ के सरफेस के कॉन्टेक्स्ट में निकाला है। ये वेलोसिटी किसी और भी मतलब प्लैनेटरी बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में निकल सकती है। तो मैंने जैसा कहा कि ये जो फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी है वो एक ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहलाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है सो सर्कुलर पाथ को फॉलो करे, तो उसे हम लोग फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी कहते हैं। आप लिख सकते हो कि इट इज द वेलोसिटी विथ विच इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ या फिर फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट फ्रॉम द अर्थ वेयर नो एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट, सो दैट द प्रोजेक्टेड बॉडी बिकम द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। यहाँ क्या हुआ, ये बॉडी अर्थ का सैटेलाइट कैसे हो गया? क्योंकि ये अब एक कंटिन्यूअसली इनफाइनाइट लूप में अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर इस वेलोसिटी से आपने कम वेलोसिटी इस प्रोजेक्टाइल को इंपार्ट की होती, तो कहीं ना कहीं ये दोनों फोर्स सेंट्रीफ्यूगल और ये जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये दोनों अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, और उसकी वजह से या तो अगर ये कम आपने, अगर इससे कम वेलोसिटी आपने दी होती
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ क्या होता, हावी हो जाता, तो अर्थ जो है सो इनर ऑर्बिट को फॉलो करता है, ऐसे इस ऑर्बिट को इनर ऑर्बिट को फॉलो करता जो है, सो इट विल स्टार्ट फॉलोइंग अ इनर ऑर्बिट, दिस इस तरह का फॉलो करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होता। अगर मान लो उससे भी कम वेलोसिटी दी होती और इसका जो अर्थ, इस बॉडी का जो ट्रेजेक्टरी है वो कहीं ना कहीं अर्थ के सरफेस को कट करता, तो फाइनली ये ऑब्जेक्ट जो है सो अर्थ के सरफेस पे टकरा जाता आकर के। तो ये जो फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी है वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसके जिसके थ्रू अगर तुमने किसी प्रोजेक्टाइल को अर्थ एटमॉस्फेयर से बाहर प्रोजेक्ट किया तो वो अर्थ के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। या किसी भी ये चीज किसी भी प्लैनेटरी बॉडी पे ये अप्लाई होता है, तो उस केस में ये m की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जी की भी वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट तो यूनिवर्सल फोर्स जी, एम की वैल्यू चेंज हो जाएगी, आर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये फिलहाल ये अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में है। तो अगर मैं मानता हूं कि जो एच, जो रेडियस ऑफ अर्थ है, इसकी तो वैल्यू आपको पता है कितना है, 6400 किलोमीटर। अगर इस आर के कंपेरिजन में मान लो कि ये एच की वैल्यू जो है सो कम है, तो मैं कम से कम एच को नेग्लिजिबल मान सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू आर, एच टेंडिंग टू 0 मान सकता हूँ। अगर मैं नियर अर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मतलब आर के कंपेरिजन में अगर एच की वैल्यू छोटी है, तो मैं कहीं ना कहीं ये लिख सकता हूँ कि जो वीपी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, √g(m)/r। अब या तो इस सारे वैल्यू को जब आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट ए वेलोसिटी इक्वल टू 7.93 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और या नहीं तो आपको मैंने बताया है कि नियर द अर्थ सरफेस में, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस के नजदीक है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगता है, मान लो m मास का ऑब्जेक्ट है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, ठीक है। और उसको अगर तुम यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन से देखो तो ये क्या हो सकता है, g इंटू कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ इंटू स्मॉल m, और जो उसका हाइट है सरफेस से उसके बराबर हो जाएगा, तो आर ई प्लस एच पे, ठीक है, आर प्लस एच। तो यहाँ तो मैंने कहा ही है कि ये हाइट कम है तो ये क्या आ जाएगा, ये आर के बराबर हो जाएगा, एम से एम कट जाएगा, तो फाइनली यू हैव वट, एम से एम जब कट जाएगा तो यू हैव वट एम इंटू जी एम एम बाई आर, एम से एम कट गया, तो कहीं ना कहीं तुम लिख सकते हो क्या चीज की जी इंटू एम इज इक्वल टू वट, ये तो आर पे स्क्वायर होगा, तो जी इंटू एम इज इक्वल टू जी इंटू आर पे स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ पे जब डालोगे तो वीपी की वैल्यू क्या आ जाती है, तो रूट अंडर जी इंटू यहाँ पे आर। जी क्या है, तो ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये जब डालोगे तो भी तुम 7.93 किलोमीटर per second. So this is the velocity which is known as the first cosmic velocity. It is the minimum velocity which when imparted to the object it will follow a circular orbit अराउंड द अर्थ। अगर इस वेलोसिटी को, जो ये जो वीपी की वैल्यू है, अगर तुमने इस वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया तो क्या होगा, ये आउटर इलिप्स को फॉलो करना स्टार्ट करेगा, मतलब इसकी ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगी, ये बाहर की ओर आउटर इलिप्स को फॉलो करेगा जो है सो। तो आप ऐसे आप ये चीज कह सकते हो कि जब आप देख रहे हो कि जब आप इसको वेलोसिटी जो दे रहे हो, ये फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी दे रहे हो, ठीक है, ये जो वीपी की वैल्यू है, सपोज करो इसको आपने फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी दी, फर्स्ट कॉस्मिक, ठीक है, कॉस्मिक वेलोसिटी दी, तो वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करने लगा, ठीक है। अगर इस कॉस्मिक वेलोसिटी से कम दी तो वो क्या करेगा, ये इनर ऑर्बिट को फॉलो करेगा, ठीक है, ऐसे ये इनर ऑर्बिट को फॉलो करेगा, ठीक है। और अगर ये कब दिया, जब यहाँ जो वेलोसिटी आपने जो v इंपार्ट की है वो vp से कम है, व्हेन v जो वेलोसिटी इंपार्टेड इज क्या है, इज गेट लेस देन vp है। अगर मान लो कि वेलोसिटी इंपार्टेड इज मच लेस देन vp तुमने कर दिया, तो ये क्या होगा, हो सकता है कि इसका ट्रैजेक्टरी अर्थ के सरफेस को आकर के कट करे यहाँ पे, तो ये फाइनली क्या होगा, इट विल ड्रॉप ऑन द अर्थ सरफेस, ये कोलाइड कर जाएगा अर्थ सरफेस के साथ जो है सो, ठीक है। और अगर तुमने जो वेलोसिटी इंपार्ट की है v, ये जो वेलोसिटी तुम इंपार्ट कर रहे हो बार बार, ये जो वेलोसिटी v इंपार्ट कर रहे हो, ये वेलोसिटी की जो वैल्यू है, अगर तुमने ग्रेटर देन वीपी दोगे तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ से ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंटेड है, ये आउटर इलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो क्यों रहा है, मैंने आपको समझाया था अपने पिछले वीडियो में कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है, इस पे जो लग रहा है टुवार्ड द सेंटर एक फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और एक फोर्स लगेगा यहाँ पे क्या चीज, क्योंकि इसको रोटेट करना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थ के अराउंड रोटेट करना है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एफसी, तो ये अनबैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। और इसके अनबैलेंस्ड होने की वजह से जो है तो क्या होता है, जो फोर्स हावी होता है, अगर आपने कम वेलोसिटी दिया तो ग्रेविटेशनल पुल हावी हो गया तो वो इनर ऑर्बिट को फॉलो करने लगा, आपने ज्यादा वेलोसिटी दिया तो इसमें क्या हो गया, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हावी हो गया तो ये इसको आउटर ऑर्बिट में लेकर चला गया, और हर जगह ले जाने के पीछे जो पर्पस है कि कहीं ना कहीं हमें इन दोनों फोर्सेस को आपस में बैलेंस करना है, ठीक है। तो उस ढंग से जो है ऑर्बिट चेंज होता है,
ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं एक ऐसा वेलोसिटी दूंगा इस ऑब्जेक्ट को जो कि मच मच ग्रेटर देन द फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी होगा। तो हो सकता है कि एक ऐसा मोमेंट आए जिस मोमेंट पे बॉडी जो है का जो इलिप्टिकल पाथ है वो उसका रेडियस बड़ा से बड़ा होता जाएगा। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब ये बॉडी जो है रिटर्न होकर के अर्थ पे आएगी ही नहीं। मतलब क्या चीज कि इफ द प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड, ठीक है, द आउटर इलिप्स विल आल्सो बिकम बिगर and at a particular higher projection speed it may possible that the body will go into infinity and will never come back। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं प्रोजेक्शन स्पीड जो ये है v की वैल्यू अगर मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में मतलब vp से ज्यादा कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है कि आपका जो इलिप्टिकल पाथ है वो क्या हो रहा है, बिगर होते जा रहा है। ठीक है, इलिप्स क्या हो रहा है, इट इज बिकमिंग बिगर। ये जो इलिप्स है, ये जो इलिप्स का साइज है वो क्या होगा, ये बिगर होता जाएगा। इलिप्स की जो साइज है ये, ठीक है, ये जो इलिप्स की साइज है ये क्या हो रही है, बिगर होती जा रही है। ठीक है, तो एक ऐसा भी मूवमेंट आएगा, ठीक है, इट मे पॉसिबल कि बॉडी विल गो इनटू द इंफिनिटी एंड नेवर कम बैक। तो ऐसा भी संभव है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी में चला जाए, प्रोजेक्ट करो और ये ऐसा लौट के आया ही नहीं, ये सीधे इंफिनिटी में चला जाए। सो इट मे पॉसिबल कि दिस कैन, ये ऐसा फुलफिल हो जाए। तो मैं एक चीज जानता हूं कि अगर कोई बॉडी बाउंडेड ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग अ बाउंडेड ऑर्बिट, ठीक है, मैं ये जानता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बाउंडेड ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है, चाहे वो बाउंडेड ऑर्बिट सर्कुलर हो या इलिप्टिकल हो, या क्या हो, इलिप्टिकल हो, तो कहीं ना कहीं जो उसकी टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, टोटल एनर्जी जो बॉडी और अर्थ सिस्टम की होगी, ठीक है, एनर्जी ये क्या होगी, लेस देन जीरो होती है। लेकिन अगर लेस देन जीरो होती है मतलब ये बाउंडेड है। लेकिन जब मैंने कहा कि मैंने एक ऐसे वेलोसिटी पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया जो कि बहुत बहुत बड़ा है फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी से, और वो चली जाती है इन्फिनिटी में, मतलब एक ऐसे सिचुएशन में, ठीक है, जहां उस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा हो। लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी, जिसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी इज नोन एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। हमने अभी अभी अपने लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटीज होता है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, जो कि लीस्ट वेलोसिटी होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल को सर्कुलर ऑर्बिट में किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड रखने में। मतलब कि ये एक ऐसा वेलोसिटी है, फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी जो है ये एक ऐसा वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से जब आप अर्थ एटमॉस्फेयर के अबव जाकर के किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, दिस प्रोजेक्ट करते हो, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है एक सर्कुलर ऑर्बिट को फॉलो करना स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसको हम लोग फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी विथ व्हिच व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड टेंजेंशियली सो दैट आफ्टर प्रोजेक्शन इट बिकम ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड इट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल स्पीड, या इसको हम लोग फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी बोलते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी होता है आपका, ठीक है, फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी होता है, ये जो है इसको हम लोग ऑर्बिटल स्पीड भी बोलते हैं। Whenever the term orbital speed come into the picture, you should know that it is the first cosmic velocity. It is the velocity that is required to keep a projectile to move in a circular orbit around the Earth. और जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो it was approximately 7.91 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप कह सकते हो कि 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ एटमॉस्फेयर के अबव प्रोजेक्ट करते हो तो वो एक सर्कुलर इनफाइनाइट ऑर्बिट में घूमता रहेगा। तो आप इससे ये भी कह सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है अगर फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी से फेंका गया तो इट इज बाउंडेड है, एक बाउंडेड ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इसकी एनर्जी है, क्योंकि जो इसका एनर्जी होगा वो क्या होगा, तो अगर देखो ये अगर अर्थ सरफेस से h हाइट पे हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, इट वाज एट हाइट h हाइट है, और जो अर्थ का रेडियस है, अगर सेंटर से हम मानते हैं रेडियस ये हो गया r अगर रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो हो गया हाफ m इंटू v1 पे स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा अर्थ सैटेलाइट सिस्टम का या अर्थ और ये प्रोजेक्टाइल सिस्टम का वो क्या होगा, तो निगेटिव होगा क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो माइनस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ me इंटू मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल gm इंटू m बाई जो रेडियस ऑफ द अर्थ r प्लस h। ये हो गया टोटल एनर्जी, ये हो गया टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और इसकी जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन जीरो, व्हिच इंडिकेट्स दैट ये प्रोजेक्टाइल जो है वो बाउंडेड है अर्थ के साथ जो है सो। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन ए कंटिन्यूअस लूप, इसलिए ये एनर्जी क्या होगा, तो लेस देन जीरो होगा।
तो कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है, ये लेस देन जीरो होगी। और एक चीज और आप जानते हैं कि थ्रू आउट द ऑर्बिट में जो मोशन के दौरान एनर्जी क्या होगा, एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, जो भी वैल्यू एनर्जी की होगी वो क्या होगी, कंजर्व्ड होगी, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में अगर ये ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, एंड सब्सिक्वेंटली क्या होगा कि जब वेलोसिटी घटेगी तो इसके मतलब धीरे धीरे ये लोअर ऑर्बिट में आने लगेगा और एक ऐसा मूवमेंट आएगा, मतलब स्पाइरल पाथ को फॉलो करता हुआ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी घटेगी तो इसका जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स घटेगा और उस पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की ओर लग रहा है वो बढ़ेगा और धीरे धीरे क्या होगा, तो एक स्पाइरल पाथ को फॉलो करता हुआ ये प्रोजेक्टाइल हमारे पृथ्वी पे कहीं आकर के टकरा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो ये एच हाइट एबव की बात करते हैं, तो ये जो हाइट है एक्चुअली क्या है कि टू ब्रिंग द सैटेलाइट अबव द अर्थ एटमॉस्फेयर, ताकि इस पे अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से कोई ड्रैग फोर्सेस न लगे, ठीक है। तो इस ये मान के जब हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी दैट देन आया था ये 7.93 किलोमीटर पर सेकंड। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी। तो इसमें पहले एक चीज समझ लीजिए कि जैसा आपने जाना यहाँ पे कि अगर मैंने किसी प्रोजेक्टाइल को अगर फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी से इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, v1, तो ये क्या कर रहा है, ये इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर दे रहा है। क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर दे रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इससे कम मतलब वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करें। तो इफ द प्रोजेक्शन स्पीड इज लेस देन द ऑर्बिटल स्पीड, जो ये जो ऑर्बिटल स्पीड है, ये जो फर्स्ट कॉस्मिक स्पीड है जिसकी वजह से ये प्रोजेक्टाइल इस सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है, अगर मैं इस प्रोजेक्शन स्पीड से कम स्पीड से अगर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल को फेंकूं तो क्या होगा, इफ द प्रोजेक्शन स्पीड इज लेस देन द ऑर्बिटल स्पीड द बॉडी विल स्टार्ट फॉलोइंग द इनर इलिप्स। इनर इलिप्स मतलब ये जो पाथ होगा ये तब फॉलो करना स्टार्ट कर देगा जब जो जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, मान लो कि आपने इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, मैं इसको एक्चुअली ऐसे दिखाता हूँ। सपोज करो कि आप अभी इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हो और ये जो v वेलोसिटी है ये क्या है, इट इज लेस देन v1 है, तो इस केस में इनर इलिप्स को मतलब प्रोजेक्टाइल फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। फिर आती है केस कि यदि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को हम इंक्रीज कर देते हैं तो बॉडी विल फॉलो द आउटर इलिप्स। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये मैं उस वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं जो कि ग्रेटर देन द फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी है, तब बॉडी किस तरह का ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है, ये आउटर इलिप्स को फॉलो कर रहा है। आप देख रहे हैं आउटर इलिप्स कहाँ है, ये जो पोर्शन है सर्किल के अंदर जो इलिप्स बना हुआ इनर इलिप्स हुआ, सर्किल के रिस्पेक्ट में जो बाहर इलिप्स इलिप्टिकल ट्रैजेक्टरी हुआ ये हुआ आउटर इलिप्स। इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इंक्रीज्ड, अगर हमने प्रोजेक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, यदि मतलब हमने v की वैल्यू को क्या किया, बढ़ा दिया और कहां पे लेके चले गए, तो ग्रेटर देन v1 अगर हमने कर दिया तो क्या हो गया कि बॉडी विल फॉलो द आउटर इलिप्स। बॉडी इस तरह के ट्रैजेक्टरी को जो ये ग्रीन लाइन में देख रहे हैं उसको फॉलो करने लगा, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो ये E2 जो लाइन है इसको फॉलो करने लगा। अगर मैंने यहाँ से जो v वेलोसिटी दी, इस v वेलोसिटी जो है इस मूवमेंट पे इस ट्रैजेक्टरी के लिए v वेलोसिटी जो है इट इज ग्रेटर देन द फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी है, एंड दैट्स व्हाई ये जो आउटर इलिप्स को हमारा प्रोजेक्टाइल फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि जब मैं धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाऊंगा, ठीक है, जब ये जो v की वैल्यू मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो आउटर इलिप्स को फॉलो किया, अब मैं अगर फर्दर v की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, ये जो v की वैल्यू इसमें फर्दर अगर इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा कि इफ द प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ द बॉडी इज फर्दर इंक्रीज्ड द आउटर इलिप्स विल आल्सो बिकम बिगर। तो क्या होगा, जो ये जो आउटर इलिप्स है वो बड़ा होता जाएगा, मतलब ये और बड़ा होगा, ये मतलब कहने का मतलब ऐसे जाएगा और ये और बड़ा पाथ को जो है सो लेगा, ठीक है। फिर इसके बाद और बड़ा होता जाएगा। इफ द प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ द बॉडी इज फर्दर इंक्रीज द आउटर इलिप्स विल आल्सो बिकम बिगर एंड एट अ पर्टिकुलर हायर प्रोजेक्शन स्पीड इट मे बी पॉसिबल दैट द बॉडी विल गो टू द इंफिनिटी एंड विल नेवर बैक टू द अर्थ अगेन। तो ऐसे अगर आप बढ़ाते गए v की वैल्यू को अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो ऐसा भी संभव है कि आउटर इलिप्स जो है वो इतना बड़ा हो जाए कि ये अर्थ के, देखो आप देख रहे हो जैसे जैसे तुम वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो प्रोजेक्टाइल जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल अर्थ के डिस्टेंस से ज्यादा होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ जो ग्रेविटेशनल पुल लगेगा अर्थ का वो कम लगेगा। तो अगर आपने इतनी ज्यादा वेलोसिटी दे दी कि लगभग वो अर्थ के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से बाहर हो गया, तो वो जो वेलोसिटी दी, वो जो सिचुएशन है वो हमारे सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी को की तरफ ले जा रहा है। मतलब क्या चीज कि एक ऐसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए तो ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाए। और अगर आइडियली मैं कहूं तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होने का मतलब है कि वो इन्फिनिटी में चला जाए। इन्फिनिटी कोई चीज है नहीं, लेकिन मेरा पर्पस इन्फिनिटी करने का ये मतलब है कि द प्रोजेक्टाइल विल गो आउट ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल गो आउट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ ग्रेविटेशनल
फील्ड। इन्फिनिटी से हमारा इतना ही मतलब है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं जो प्रोजेक्शन स्पीड v की वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूं, तो प्रोजेक्टाइल मेरा आउटर इलिप्स को फॉलो करता जा रहा है। तो एक ऐसा भी मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि जैसे जैसे आउटर इलिप्स को फॉलो कर रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टाइल एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ बढ़ रहा है। तो अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशनल पुल जो होगा, जो इस प्रोजेक्टाइल पे इधर की ओर एक्ट कर रहा होगा, उसकी वैल्यू घट रही होगी इन कंपेरिजन टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो Fg है और यहाँ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस प्रोजेक्टाइल के रेफरेंस में इस पे लग रहा होगा, वो बढ़ रहा होगा क्योंकि इसके पास स्पीड ज्यादा होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि ऐसा मोमेंट भी आ सकता है जिस मोमेंट पे ये पॉसिबल हो कि बॉडी जो है सो अर्थ के मतलब सेंटर से इनफिनाइट डिस्टेंस अवे चली गई हो, मतलब एक ऐसा डिस्टेंस जहां अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल अब इस प्रोजेक्टाइल को लिए मायने ही नहीं रखता है। तो वो जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी, या फिर हम लोग उसको कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो सेकेंड कॉस्मिक वेलोसिटी को हम लोग जो एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, और इट इज द स्पीड रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो आपने इसको स्पीड दे रखा है v, तो ये जो v की वैल्यू है वो मैं कितना दूं इस प्रोजेक्टाइल को, ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्लेस्टियल बॉडी, अभी के एग्जांपल में ये मेरा ब्लू प्लैनेट है, अर्थ है। तो क्लेस्टियल बॉडी अभी क्या है, अभी है क्लेस्टियल बॉडी है, क्लेस्टियल बॉडी हमारा क्या है, अभी अर्थ है। तो मैं बस यही कह रहा हूं कि सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी कह रहा है कि वो एक ऐसा इतना वेलोसिटी है, सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी इज द वेलोसिटी दैट इज गिवन टू दिस प्रोजेक्टाइल सो दैट दिस प्रोजेक्टाइल एस्केप्स द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। तो अभी थोड़ा देर पहले मैं बात कर रहा था कि जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर और पाथ को फॉलो करता है तो ये बाउंडेड होता है, या इलेक्ट्रिकल पाथ को आउटर इलिप्स को फॉलो कर रहा होगा तो ये बाउंडेड ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा। ये सारे ऑर्बिट क्या है, ये बाउंडेड ऑर्बिट है, ये भी बाउंडेड है, ये भी बाउंडेड है, क्योंकि ये इनफाइनेटली इस इलेक्ट्रिकल पाथ को फॉलो करता रहेगा। ठीक है, और जैसे ही अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो गया, मतलब ये जो है सो बाउंडेड नहीं रहा, ये रिटर्न होकर के अर्थ के पास नहीं है, इसका मतलब ये बाउंडेड नहीं है। तो बाउंडेड के केस में ही मैंने कहा था कि जो टोटल एनर्जी प्रोजेक्टाइल का है, ठीक है, मतलब मान लो कि तुमने इसको वीपी वेलोसिटी से प्रेडिक्ट किया, तो तुम लिख सकते हो कि इस मूवमेंट पे जो टोटल एनर्जी होगा प्रोजेक्टाइल का वो क्या होगा, E is equal to half of m into vp पे स्क्वायर, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो ये मैंने कहा है कि ये h हाइट अब मैं इसको लेके गया हूं, और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है सपोज करो ये r है, तो ये माइनस ऑफ g, मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल है m, ठीक है, g m इंटू मास ऑफ द अर्थ हो गया me बाई re प्लस h। ये जो लेस देन जीरो होता है तो ये क्या बताता है, ये है कंडीशन फॉर, ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये पूरा लेस देन जीरो, टोटल एनर्जी लेस देन जीरो मतलब क्या है, कंडीशन फॉर प्रोजेक्टाइल कंडीशन फॉर प्रोजेक्टाइल मूविंग इन बाउंडेड ऑर्बिट, ठीक है, बाउंडेड ऑर्बिट का केस है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अब ये जब गया तो लौट के आया ही नहीं, मतलब, और तब मैं मिनिमम वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वीपी सो दैट वंस द प्रोजेक्टाइल मूव्स in a trajectory it never returns back to the earth। तो वो केस कह रहा है कैचेस की जो एनर्जी है, मतलब तुमने इसमें इतनी एनर्जी डाल दी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इतनी डाल दी, इसकी वैल्यू को, ये जो आप देख रहे हो, ये जो काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन है टोटल एनर्जी में, इसकी वैल्यू को तुमने इतनी बढ़ा दी कि ये दोनों इक्वल हो गए और इसकी वैल्यू जीरो हो गई, तभी तो वो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो गया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि if after the projection body becomes a satellite of the earth then it implies that it is bounded to the earth। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि प्रोजेक्शन के बाद अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट को या इनर इलिप्टिकल ऑर्बिट को या आउटर इलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है, ठीक है, आउटर इलिप्टिकल ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी एनर्जी क्या है, लेस देन जीरो है, ये बाउंडेड टू द अर्थ। ठीक है, इट इज बाउंडेड टू द अर्थ। ठीक है, लेकिन इफ अगर हमने पॉइंट, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट मान लो ये ए पॉइंट है, अगर मैंने इस पॉइंट पे दैट मच ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर दिया, इतना काइनेटिक एनर्जी मैंने इस बॉडी को दे दिया कि इसका टोटल एनर्जी जो बॉडी का है वो जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब है कि द बॉडी विल रीचेस टू द इंफिनिटी एंड एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो मैंने कहा इस पॉइंट पे मैंने इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी कि टोटल एनर्जी ही जीरो हो गई, मतलब कि हाफ m vp पे स्क्वायर माइनस जी एम इंटू एम ई बाई आर ई प्लस एच शुड बी इक्वल टू जीरो। इसको आप ऐसे भी समझो, ये जो मैंने लिख दिया इसको आप ऐसे भी समझो कि हम जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है, कंजर्व्ड है, क्योंकि जो मैं मान रहा हूं अदर, हमने एक्सटर्नल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस को क्या माना है, जो अदर प्लैनेटरी बॉडी के इन्फ्लुएंसेस को हमने नेग्लिजिबल माना है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो अर्थ और केवल एक, ये एक प्रोजेक्टाइल,
इसी के फोर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगा। अब मैं ये निकालना चाहता हूँ कि यहाँ इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे मैं कितना वेलोसिटी मिनिमम दूं कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए या किसी और प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। तो आप पहले फाइनल कंडीशन को सोचो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो टोटल एनर्जी रेस्ट में होगा, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी, ठीक है। और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही ये बाहर है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तभी तो हमें कह सकता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। समझ रही है बात, समझ रहे हैं बात आप? मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा मिनिमम वेलोसिटी मैंने दिया इस पॉइंट पे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो गया। मतलब अगर बाहर जब हुआ तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो बची और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी कहीं ना कहीं जीरो हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी कब जीरो होगी, आप देख लो यहाँ से, ये जो फॉर्मूला होता है, तो अर्थ के सेंटर से जितनी ज्यादा दूरी होगी तभी जाकर के ये इन्फिनिटी होगा, तभी तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि इन्फिनिटी पे चला गया, तो टोटल एनर्जी यहाँ जीरो हो गई। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी यहाँ होगा वही एनर्जी यहाँ होगा। तो दैट्स व्हाई आप ये भी सोच सकते हैं इसको कि दिस इज इक्वल टू जीरो करने का पर्पस हमारा क्या है। एक तो आप ऐसे समझ गए कि मैंने इतनी एनर्जी इस पॉइंट पे दे दी कि ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी बढ़ा दी कि ये दोनों आपस में मतलब ऐड होकर के जीरो हो गए। और क्योंकि एनर्जी कंजर्व होता है तो यही जीरो जो है तो कंटिन्यू कर गया यहाँ पे। और या नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि एनर्जी तो कंजर्व रखना है, एनर्जी तो कंजर्व होता है, तो मैं इसको करता हूँ जीरो। एंड यहाँ से मुझे निकलता है वीपी की वैल्यू व्हाट, वीपी इज इक्वल टू, यहाँ पे मतलब वीपी या फिर आप कह सकते हो इसको सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कितनी निकलेगी, ये निकलेगी रूट अंडर ट्वाइस ऑफ जी इंटू एम ई बाई आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच। और अगर आप गौर से देखें तो ये जो डेरिवेशन है वो अप्रोक्सीमेटली वही आ रहा है जो आपका फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी निकालने के दौरान आ रहा था, बस ये रूट टू फैक्टर एक्स्ट्रा है। सो यू कैन राइट इट एज रूट अंडर ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो क्या चीज की जो सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी है इट इज द रूट अंडर ट्वाइस टाइम्स ऑफ फर्स्ट कॉस्मिक वेलोसिटी, ठीक है। और अगर आप h की वैल्यू को नेग्लिजिबल मान के चलते हो कि h जो है h से बहुत बड़ा r है, तो h की वैल्यू r ही है, h की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाती है, उस केस में जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इट विल बी व्हाट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आपने अब कंक्लूड कर लिया कि अगर आपने ये जो v की वैल्यू है, v की वैल्यू अगर आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड रखा तो यहां से जो बॉडी प्रोजेक्ट हो रही है ये बॉडी पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ इंफिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कहा कि सो व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी or escape velocity it will follow a parabolic trajectory and will become free from the earth gravitation। तो ये वो वेलोसिटी है जिससे अगर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से फ्री हो जाएगा। ये वैल्यू किसी और प्लैनेट के लिए अलग निकलेगी। अगर मान लो मैं बात करता हूँ जुपिटर की, सैटर्न की, मार्स की, तो ये वैल्यू सेम नहीं रहेगी, ठीक है। ये वैल्यू अर्थ के केस में ये निकाली गई वैल्यू है क्योंकि इसमें जो मास ऑफ द अर्थ लिया गया है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ली गई है, तो ये सब चीजें जो है सो अर्थ के सापेक्ष में ली गई है। सो इफ विथ दिस वेलोसिटी अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी ये पाथ को फॉलो करता हुआ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाता है। लेकिन व्हेन द बॉडी इज थ्रोन विद अ स्पीड मोर देन द एस्केप वेलोसिटी, मतलब जो ये v की जो वैल्यू है, दिस v की वैल्यू अगर मान लो ग्रेटर देन द सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी है, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल मूव्स अलोंग द हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी। तो वो ये हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा। जब v की वैल्यू ग्रेटर देन द सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी होगी तो ये हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा एंड आल्सो लीव द रीजन वेयर द अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एक्ट्स। तो ये जो है सो हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता हुआ अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर हो जाएगा। और चूंकि साथ में इसके पास जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, सम काइनेटिक एनर्जी जो होगी ये मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होगा। जब इन्फिनिटी पे जब पहुंचेगा, जब ये जो प्रोजेक्टाइल इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि जीरो के बराबर नहीं होगी। सो व्हेन सच बॉडी रीचेज द इन्फिनिटी सम काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट इन इट एंड इट बिकम्स अ सैटेलाइट ऑफ सन, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। तो अब क्या होगा कि ये प्रोजेक्टाइल अर्थ का चक्कर नहीं लगाएगा। ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, मतलब जैसे ये जो अभी हम क्या है, मेरा अर्थ तो ऐसे सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, ये जो सोलर सिस्टम है हमारा, सन यहाँ पे है तो सन के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो अब जब ये पहुंचेगा इन्फिनिटी पे तो ये सन का चक्कर लगाएगा, क्या हो जाएगा, इट विल रोटेट अराउंड द सन, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नाउ इट विल बी एन आर्टिफिशियल प्लैनेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये था सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी का हमारा कंसेप्ट।